चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ भैया आ रही है। हाँ चलो, भैया। तो देखो आज हम पढ़ रहे हैं रिएक्ट। अब देखो रिएक्ट के लिए तुम्हें आना क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो ये होती है तुम्हें दो तीन कमांड पता होनी चाहिए। दो तीन भी क्या, एक कमांड पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके भैया। एक या दो कमांड बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसके साथ साथ तुम्हें बेसिक जीएस आना चाहिए। बेसिक जीएस इन द सेंस बेसिक जीएससी। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो रिएक्ट होता क्या है। तो भाई रिएक्ट बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में फर्क क्या होता है? तो जो लाइब्रेरी होती है ना हमारी, वो क्या होती है, किसी के लॉजिक पे, मतलब एक तरीके से किसी की लेयर पे काम कर रही होती है। ठीक है, जस्ट लाइक कि अगर हम एक्सेल में समझे तो जैसे समझो कि ये तुम्हारे पास जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट का लॉजिक उसने यूज करा, मतलब जावा स्क्रिप्ट के ऊपर पूरा का पूरा बना। ठीक है, पर तुम कोडिंग किस वे में करोगे, जो उसने सिंटैक्स फिक्स कर दी है उसमें। ठीक है, मतलब लेयरिंग किसकी हुई, जेएस की हुई लेयरिंग। और काम हम लोग किस में कर रहे हैं, रिएक्ट में। समझे? हाँ भैया। तो ये होती है लाइब्रेरी। अब फ्रेमवर्क क्या होता है भाई, बहुत जगह पे तो हम बोलते हैं ना कि ये फ्रेमवर्क है और ये लाइब्रेरी है, ऐसे बहुत बार बोलते हैं हम लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क अब क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है कि चीजों को आसान करने के लिए एक प्री डिफाइंड चीजें बना दी गई है, आप वन वर्ड में उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। इससे क्या करेंगे ये अब लाइब्रेरी? देखो लाइब्रेरी में बेसिकली क्या होता है कि वो लेयर यूज कर रहे हैं, उन्होंने अपना सिंटेक्स बनाया और आप उसके सिंटेक्स के अंदर वही बेसिक काम कर रहे हो और उसी लॉजिक को वापस से जावास्क्रिप्ट के लॉजिक को लगा रहे हो। ठीक है। फ्रेमवर्क में क्या होता है, पूरा लॉजिक ही जावास्क्रिप्ट का उठा के रख लिया गया है। अब जैसे इफ एल्स लिखना है, रिएक्ट में इफ एल्स वैसे ही लिखोगे जैसे जावास्क्रिप्ट में लिखा जाता है। ठीक है, हाँ भैया। पर रिएक्ट में चीजें फिक्स क्या हो जाती है, जैसे फंक्शन, एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये चीजें करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है। अब फ्रेमवर्क की बात करें, जैसे जे क्वेरी एक फ्रेमवर्क है, आपका एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, ये लाइब्रेरीज नहीं है, ये फ्रेमवर्क्स है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जे क्वेरी क्या करता है, पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड है। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा जे क्वेरी का एक वो दिखाऊं, जे क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जे क्वेरी, आई थिंक इधर आ जाएगा। हाँ ये देखो, ये पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट नहीं लग रहा है, इफ का लॉजिक लग रहा है, ट्रिपल इक्वल्स टू लग रखा है, इफ खत्म हुआ तो एल्स चला, है ना, वेर 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 डिक्लेयर हो रखी हैं चीजें। दिख रहा है? अभी कस्टम कोड बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। नहीं, ये तो बेसिकली पूरा फ्रेमवर्क है। जैसे हमारे पास सीएसएस का नहीं था, सीएसएस का एक हाँ। पहले से मिन जेएस करके सीएसएस बना हुआ था, हाँ भैया। और उसके अंदर पूरी सीएसएस की क्लास बना दी गई थी। जहां जहां मुझे यूज करना था वहां पे मैं उस सीएसएस क्लास को यूज कर देता, मतलब उस बूट स्ट्रैप की क्लास को यूज कर देता है ना। हाँ भैया। ऐसे ही जे क्वेरी है, जो कि हम फ्रेमवर्क, जैसे वो सीएसएस का फ्रेमवर्क था, फ्रेमवर्क की चीजों को आसान करने के लिए बनाया जाता है, लाइब्रेरी चीजों को और मुश्किल करती है। ये सीरियस बात नहीं है, ये बस मैंने ऐसे ही बोला है, मुश्किल नहीं करती, वो भी आसान ही करती है। ठीक है, पर अलग वे में आसान करती है, ये बात समझ के चलना। अलग वे में मतलब अलग वे में। ठीक है। ओके भैया। सिंपल सा फ्रेमवर्क क्या करता है, सब चीजों को वन वर्ड में या कोडिंग को बहुत ज्यादा छोटा कर देता है। पर लाइब्रेरी क्या करती है, पूरे के पूरे वेब पेज पे ही काम करना स्टार्ट कर देती है, मतलब पूरे के पूरे आपके सॉफ्टवेयर पे ही काम करना स्टार्ट करती है। ठीक है। तो सिंपल सिंपल वर्ड में है, फ्रेमवर्क आपका एक छोटे से फंक्शन पे काम करता है, वो फ्रेमवर्क होता है।
और जो लाइब्रेरी होती है वो आपके इंटायर लॉजिक सेक्शन पे काम करती है, तो वो आपका एक लाइब्रेरी कहलाती है। ठीक है। ठीक है भैया। अब जैसे जे क्वेरी की मैंने बात करी कि हर चीज जावास्क्रिप्ट की लिखी हुई है ना। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हर चीज जावास्क्रिप्ट का है। अब रिएक्ट का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो रिएक्ट बनाया किसने है? तो भाई रिएक्ट बनाया है हमारा फेसबुक ने। समझे? ये ठीक है भैया। रिएक्ट जो है ये डेवलप करा था फेसबुक ने अपने यूज के लिए। पर ये ओपन सोर्स था। ओपन सोर्स इन द सेंस कि इसका कोड कोई भी देख सकता है कि ये बनी कैसे है। अगर मैं आपको यहाँ पे सर्च करूँ गिटहब पे रिएक्ट, हाँ, तो यहाँ पे देख रहे हो फेसबुक रिएक्ट, हाँ भैया। और यहाँ पे देख रहे हो द लाइब्रेरी फॉर वेब। अच्छा, ऐसा नहीं है कि jQuery ओपन सोर्स नहीं है ना, ये भी ओपन सोर्स ही है। ठीक है। पर ये फ्रेमवर्क है और ये हम्म। लाइब्रेरी है। तो अब अगर मैं इसके अंदर घुसूंगा तो मुझे सारी चीजें दिखेंगी कि ये रिएक्ट चल कैसे रहा है, बना कैसे है, इसका कंपाइलर ये रहा, इसकी स्क्रिप्टिंग यहाँ पे हो रखी है, और स्क्रिप्टिंग में जैसे मुझे फ्लोज देखना है तो इन्वायरमेंट कैसे सेट हो रहा है इसका। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। ये तुम्हें जब समझ आएगा, ये मुझे ही आज तक समझ नहीं आया, तुम्हें तो बहुत दूर की बात है यार। इसमें मतलब पूरा घुसना पड़ता है भाई, तुम्हें इसके पीछे के पूरे लॉजिक्स देखने पड़ते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जिसका कोड हम लोग देख पा रहे हैं और जिसके अंदर हम लोग कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। ठीक है। मैं चाहूँ तो इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, पर उस लेवल का हमें कोड समझना पड़ेगा कि भाई कंट्रीब्यूट करना कहाँ पे है, कमियां कहाँ पे है। जैसे रिएक्ट में एक जगह कमी है, वेब वाइटल की एरर आती है। अगर मुझे कल को कुछ काम नहीं है, जैसे मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मुझे चाहिए कि मैं एक ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करूं, तो मैं यहाँ पे रिएक्ट में आके मैं देखूंगा कि वेब वाइटल का कोड लिखा कहाँ पे है और वो जो एरर आ रही है वो किस वजह से आ रही है। और मैं यहाँ पे जाके अगर पुल रिक्वेस्ट डाल दूंगा तो मैं भी एक कंट्रीब्यूशन कर दूंगा कि भाई ये गलती थी। इससे कुछ होगा। हाँ, इससे उस अगर वो कंट्रीब्यूशन जो मैंने किया है या जो मैंने गलती को सुधारा है अगर वो सही होगा, तो जो मेटा के डेवलपर्स बैठे हैं वो हमारा जो पुल रिक्वेस्ट होगा, देखो अभी भी यहाँ पे 217 रिक्वेस्ट पड़ी हुई है जिनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया अभी भी। तो अगर वो रिक्वेस्ट मेरा सही होगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे इस बंदे ने ऐड प्रोटोटाइप वैलिडेशन इन आई फ्रेम कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट होंगे जिसमें प्रोटोटाइप्स होंगे, तो वहां पे इसने फिक्सिंग कर रखी है जिसमें सारी टेस्टिंग पास तो कर ली है इसने। बाकी उसके ऊपर डिपेंड है कि वो उसको मर्ज करता है या नहीं करता। अभी हमने मर्जिंग वगैरह नहीं देखी गिट में। और देखो अभी भी रिएक्ट के अंदर टोटल 827 इश्यूज हैं। समझे? हम्म। मतलब हर एक लैंग्वेज के अंदर इश्यूज होते हैं। अब ऐसी बात कर लेते हैं, एंगुलर भी तुमने बहुत पॉपुलर है, सुना ही होगा। हाँ भैया सुना है। अब एंगुलर किसने बनाया? एंगुलर बनाया गूगल ने। ठीक हम्म। है। अच्छा, हम अभी रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट पे ही रहते हैं, एंगुलर तक नहीं आते। तो पहली बात समझ आई रिएक्ट एक क्या है। रिएक्ट एक ओपन सोर्स है। हाँ, ओपन सोर्स तो है पर है क्या? फ्रेमवर्क लाइब्रेरी है। है, लाइब्रेरी। फ्रेमवर्क नहीं है रिएक्ट। फ्रेमवर्क अभी मैंने दिखाया कि जे कैसे। क्वेरी अच्छा। हाँ जे भैया क्वेरी ठीक है। है। ठीक है, जे क्वेरी को भी हटा दो। रिएक्ट एक क्या है? लाइब्रेरी है लाइब्रेरी। किसकी? जेएस की। तभी इसको बोला जाता है रिएक्ट जेएस। ठीक है। क्लियर है? हाँ भैया। अच्छा, दूसरी बात ये काम करता है एसपीए पे। अब एसपीए क्या होता है? एसपीए होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब देखो मैं तुम्हें दोनों का ही कंपैरिजन दिखाता हूँ एक चीज। दोनों का छोड़ो यार, कुछ पेज खोलते हैं। मान लो मैंने क्या पेज खोलूँ भाई? मान लो मैंने फ्लिपकार्ट खोला। फ्लिपकार्ट। ठीक है। हम्म। अब मैं इसके मोबाइल सेक्शन पे जाता हूँ तो इसने देख रहे हो रिलोड मार रहा है। मैं हाँ इसके भैया। एमआई सेक्शन पे गया। ठीक है। या वापस से होम पे गया। तो ये जब जब रिलोड मारता है इसका मतलब क्या है कि ये एक अलग पेज पे जाने के लिए रिडायरेक्ट कर रहा है हमें। ठीक है। हाँ क्लियर है? भैया। कोई डाउट हम्म। यहाँ तक फिलहाल के लिए किसी को? नहीं भैया। तो जहाँ पे भी चीजें रिडायरेक्ट कर रही होती है ना, इसका मतलब वो अलग अलग पेजेस बनाए गए हैं और उसमें एंकर टैग लगा दिए गए हैं।
अब एंकर टैग हमारे रिएक्ट में भी लगते हैं, पर ये क्या करता है, सिंगल पेज पे ही सारी चीज को लोड कर देता है विदाउट एन रिफ्रेश। अब जैसे ये देखो, यहाँ पे अभी रिएक्ट डेव लिखा हुआ है और यहाँ पे रिलोडिंग सेक्शन देखना, मैंने लर्न पे क्लिक करा, बिना रिलोड के वो लर्न पे चला गया। मैंने जी। रेफरेंस पे क्लिक करा, बिना रिलोड के वो रेफरेंस पे चला गया। मैंने कम्युनिटी पे क्लिक करा, बिना रिलोड के वो कम्युनिटी पे चला गया। समझ रहे हो बात को? तो इसे हाँ बोला भैया। जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन, और इसी को बोला जाता है स्पा या SPA। ठीक है, हम्म, सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब पेज एक ही बहुत सारे हैं पर एक ही पेज के ऊपर वो लोड हो जा रहा है। नहीं समझे बात को? हाँ भैया समझ गया। कि एक ही पेज के ऊपर क्या हो रहा है, वो लोड हो रहा है। मतलब अगर मुझे यहाँ से वो अ, टाइम नहीं ले रहा। इसमें जाना है तो वो एक रिलोडिंग देगा। नहीं, टाइम तो हाँ। लेता है, ये भी लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लेता, लेजी लोडिंग इसमें भी होती है। पर वो क्या करता है कि आपको बार बार रिलोड नहीं दिखाता, पहली बात तो ये होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं इस वाले चश्मे के अंदर गया तो फिर से रिलोड मारा उसने, तब जाके इधर आया। समझे? हम्म, हाँ भैया। ठीक है, पर रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। रिएक्ट में हमारे पास पेज बहुत सारे हैं, पर वो क्या कर रहा है, सबको एक के साथ राउटिंग के थ्रू कनेक्ट कर दे रहा है। समझे? हाँ भैया। क्लियर है ये बात? हम्म, ठीक है, तो दो बात हो गई हमारी अभी, तीन बात हो गई। रिएक्ट जेएस फेसबुक वालों ने बनाया था अपने यूज के लिए, पर उसकी कम्युनिटी ज्यादा हो गई तो रिएक्ट पॉपुलर लैंग्वेज बन गया। दूसरी बात कि अगर हम बात करें, हम्म, क्या बोल रहा था मैं? ये लाइब्रेरी है जिसकी। नहीं, मैं कुछ बोलने वाला था बच्चों। दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात थी कि रिएक्ट हमारा क्या है, एक लाइब्रेरी है। हाँ। ठीक है, हम्म, तीसरी बात ये थी कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है, हम्म, सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है भैया। तो ये बात हो गई हमारी रिएक्ट की। और चौथी बात क्या होती है, ये बनाता है कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक बात बताओ, मैंने अगर तुम्हें एक वेब पेज बनाने के लिए दिया, मान लो मैंने बोला कि भाई तुम्हारे पास अपना एक्सेल वापस से खोलते हैं, ये एक वेब पेज है भाई। ठीक है, हम्म, जिसमें तुम्हारे पास एक नैप बार है और हम्म, एक फुटर है, मतलब एक हेडर हो गया, एक फुटर हो गया, हम्म, और बीच में तुम्हारे पास ये थोड़ा सा साइड बार हो गया, और ये छोटे छोटे कंटेंट्स हो गए तुम्हारे। ठीक है, अब मैंने बोला कि हाँ भाई भैया। मुझे 4 पेज चाहिए जिसमें ये होम पेज हो जाएगा, ऐसे ही मुझे एक अबाउट पेज चाहिए, ऐसे ही मुझे एक कॉन्टेक्ट पेज चाहिए और ब्लॉग पेज चाहिए, मतलब 4 पेज हो गई। हाँ तो अब भैया। तुम उस केस में क्या करोगे, हर बार देखो, नेविगेशन बार और फुटर तो हमारा चेंज कभी होगा ही नहीं, मतलब हेडर और फुटर तो चेंज होगा ही नहीं, मतलब हाँ भैया। बीच की कंटेंट चेंज होगी ना मोस्टली। हम्म, तो हमें, अगर हम लोग मान लो हमें रिएक्ट नहीं आती, मान लो हमें सिर्फ HTML CSS JS ही आता है, तो हमें हर बार 4 पेज बना रहे तो हेडर और फुटर का कोड हर बार लिखना ही पड़ेगा। मतलब हम्म, लिखेंगे नहीं, भले ही सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, पर हर बार हर पेज में हेडर फुटर होगा ही होगा ना। हाँ भैया। और अगर कल को मैंने बोल दिया कि भाई मुझे जो अपने हेडर में ये लगा रखा है ना, यहाँ पे एक लोगो, इस हम्म, लोगो को बदल दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चारों पेज में जाके लोगोस को बदलना पड़ेगा। ये चेंज कर देंगे। है चेंज कर देंगे वो। है ना, चेंज करना हाँ। पड़ेगा। हम्म, क्लियर है ये बात? हाँ भैया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काम हमारा मुश्किल होगा, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं होगा, पर अभी तो हम 4 पेज की बात कर रहे हैं, कल को 50-60 पेज होंगे तो भाई हर बार जाके हम हेडर फुटर बदलते थोड़ी रहेंगे। हम्म, ठीक है, तो रिएक्ट अब क्या करता है, रिएक्ट में मैं बना सकता हूँ इसको कंपोनेंट, कंपोनेंट इन द सेंस कि भाई मुझे पता है एक नैप बार रहेगा और मुझे पता है एक फुटर रहेगा, बदलेगा जो बीच का बदलेगा, है ना। हम्म, तो मैं इस नैप बार और फुटर का, मतलब मैं इसको हेडर बोल देता हूँ फिलहाल के लिए, हेडर और फुटर का हम्म, कंपोनेंट बना दूंगा कि मेरा एक हेडर है और एक फुटर है। अब हर पेज पे उसको बस मैं कॉल करता ही रहूंगा एज एन अ फंक्शन। मतलब समझे मेरी बात, कि मैंने एक फंक्शन बना दिया हेडर नाम से और एक फंक्शन बना दिया फुटर नाम से, और मैंने हेडर कॉल करा तो वहां पे हेडर बन के आ जाएगा, फुटर कॉल करा तो वहां पे फुटर बन के आ जाएगा।
अब मुझे अगर कल को 60 पेज में एक साथ बदलना होगा तो मैं फंक्शन के अंदर ही जाके बदलूंगा, जहां जहां कॉल हुआ होगा वहां पे खुद ही बदल जाएगा, हाँ भैया। है ना। तो ये कंपोनेंट बेस पेजेस भी बनाता है। अब कंपोनेंट थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा, जैसे तुम यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस देखो। जैसे अब मान लो ये हमारे पास पूरा एक आइकन बना हुआ है, मतलब आइकन बोल रहा हूँ, एक सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। हाँ भैया। तो इसमें ये पूरा का पूरा डिव देख रहे हो, ये आउटलाइन आ जा रही है ऑटोमेटिकली, दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ हाँ भैया, दिख रहा है, दिख रहा है। मैं देख लेता हूँ, हाँ। चलो, ये पूरा का पूरा आउटलाइन आ रहा है। तो अब हाँ ये क्या भैया। है कि पूरा का पूरा एक कंपोनेंट है। अब मैं जितनी बार इस डिव को कॉपी करूंगा उतनी बार ये कंपोनेंट बन जाएंगे, हाँ भैया। है ना। और फिर यहाँ से जो भी चेंजेस करने हैं मैं एक ही बार में चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, उसने क्या करा, इतना सा कोड लिखा है बस, इतना सा। पर तीन तीन हम्म, वीडियो आ रहे हैं। तीन तीन वीडियो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ऊपर उसने लूप चला रखा है एक्चुअल। ठीक है, हम्म। समझे। हाँ भैया। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी। क्लियर है बात, समझ आ रही है? हाँ भैया, आ रही है। ठीक है। तो वो कंपोनेंट बेस भी काम करता है। और अब इसके लिए आना क्या चाहिए? तो सिंपल सी बात है, तुम्हें बेसिक जेएस आना चाहिए, थोड़ा सा टर्मिनल का नॉलेज होना चाहिए और वीएस कोड होना चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है। अब टर्मिनल का नॉलेज क्या होना चाहिए? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं। भाई बूट स्ट्रैप लगाने के लिए हमने सीडेन उठाया था, और टेलविन लगाने के लिए भी हमने सीडेन उठाया। हम्म, अगर बूट स्ट्रैप को हम यूज, बूट स्ट्रैप बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसे, रिएक्ट जेएस को हमें यूज करना है, तो हम ऐसा तो नहीं है ना सीडेन उठाएंगे, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है। सीडेन हम्म। उसी के होते हैं जिसका फ्रेमवर्क होता है। अब एक हाँ एक और क्लियर हो जाएगा कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी क्यों अलग अलग बोला जा रहा है। क्योंकि जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उनके सीधे होते वो हैं। सीडेन आप यूज कर सकते हो उसको, पर जो लाइब्रेरीज होते हैं उसको प्रॉपरली इंस्टॉल करना पड़ता है। हाँ भैया। अच्छा, अब इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? तो इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी नोड जेएस की। नोड जेएस। हाँ। अब नोड जेएस के हम लोग डीप में नहीं जाएंगे कि नोड जेएस बना कैसे है, काम क्या होता है, इसके ऊपर ऊपर रहते हैं, क्योंकि नोड जेएस हमारे सिलेबस में है ही नहीं अभी। ठीक है ठीक है। भैया। तो सबसे पहले आप लोग इंस्टॉल करना नोड जेएस। ठीक है, हम्म, नोड जेएस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे सिंपल लिखना नोड जेएस और करना एंटर। और यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा नोड जेएस की पहली वेबसाइट। यहाँ पे इतनी महंगी महंगी चीजें लिखी होंगी, तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे डॉक्यूमेंटेशन में ये होता है नोड जेएस, दिख रहा है। ये अभी दिखने में बड़ा छोटा लग रहा है, पर अगर मैंने इसमें से मान लो सबसे बेसिक हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिक तो कुछ है ही नहीं मान लो ये खोल दिया, तो इसके अंदर और भी कैटेगरीज आ जाएंगी, जैसे ये, समझे। तो ये पूरा नोड जेएस एक अलग ही बैकएंड लैंग्वेज है। ठीक है। तो हम सिंपल सी बात कर रहे हैं नोड जेएस इंस्टॉल करने की। सिंपल खोलना है, यहाँ पे नोड डाउनलोड आएगा। ठीक है। एलटीएस का मतलब होता है लेटेस्ट। ठीक है। हम्म, तो इस पे क्लिक करना और यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। ठीक है। हम्म। ये मेरा नोड डाउनलोड होता हुआ दिख जाएगा, तुम्हें दिख रहा है। हाँ भैया। अच्छा, पहले मैं तुम्हें अपने खुद का नोड सर्वर का वो दिखा देता हूँ कि मेरा वो क्या है, वर्जन क्या है अभी नोड का। एक्चुअली इसमें नोड इंस्टॉल्ड है, तो वही तरीका, जैसे गिट इंस्टॉल करने के बाद गिट हाइफन वी लिखा था ना हमने, वैसे ही नोड भी इंस्टॉल करने के बाद तुम नोड हाइफन वी लिखोगे। तो मेरा वर्जन है अभी 12.22.12.0, और जो अभी हमने डाउनलोड किया है वो कौन से वर्जन का है, 22.15। तो मतलब मेरा भी नोड अपडेट हो जाएगा। ठीक है। तो चल लेते हैं हम लोग अपने फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में गए, यहाँ पे करते हैं क्लिक, और ऐसा सा कुछ आएगा तुम्हारे सामने। उसने चेक करा तुम्हारे कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन, और यहाँ पे करते चले जाना नेक्स्ट। ठीक है। ओके भैया। और कर देना इंस्टॉल। पॉपअप समझ गए होगे, तुम्हारे सामने भी पॉपअप आ जाएगा ऐसे ही।
क्लियर है बच्चों इतना? हाँ भैया। तो ये हमारा नोड इंस्टॉल हो गया। अच्छा एक सेकंड इसको हो जाने दो पहले। ठीक है। तो जैसे ही ये हो जाए अब तुम अपना सिंपल टर्मिनल खोलना। इसको कट कर देता हूँ, मैं नया टर्मिनल ही खोल लेता हूँ, ओपन इन टर्मिनल। और यहाँ पे चेक करता हूँ नोड -v। तो अपना लेटेस्ट वर्जन आ गया 22.15.0। हाँ भैया। ठीक है। अच्छा अब हमने नोड किया क्यों? तो अब देखो दो चीजें होती है, एक होता है npm और एक होता है npx। सॉरी npx। दोनों में फर्क क्या होता है देखो। हम लोग npm की कमांड तब चलाते हैं जब हमें कोई चीज ग्लोबली इंस्टॉल करनी होती है। ठीक है। जैसे। जैसे कि उस पूरे फोल्डर में ही मुझे वो चीज को इंस्टॉल करना है तो मैं npm की कमांड चलाऊंगा। ठीक है। और अब मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मुझे एक फोल्डर क्रिएट करवाना है। ठीक है। मतलब मुझे अपने विंडो के अंदर इंस्टॉल नहीं करवाना, सिंपल मुझे अपने डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी कुछ करवाना है। तो हम लोग चलाएंगे npx। मतलब एक ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल टाइप समझ लो, या ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप टाइप। ठीक है। हाँ भैया। तो npm क्या करता है, पूरे के पूरे पैरामीटर मतलब पूरे के पूरे फोल्डर में इंस्टॉल कर देता है उस चीजों को, या मतलब जो भी आपके पैकेजेस होते हैं उस हाँ। पर्टिकुलर चीजों को इंस्टॉल करता है। ठीक है। और हाँ भैया। npx क्या करता है, लोकली इंस्टॉल करता है चीजों को। तो अब हमें रिएक्ट की ऐप क्रिएट करने के लिए क्या करना है? तो देखो हमने तो नोड का वर्जन चेक किया ना, npm जैसी तो कोई चीज अभी तक हमने लिखी ही नहीं। हाँ भैया। तो उसके लिए हम लिखते हैं npm-v। तो यहाँ पे देखो वो npm का भी वर्जन बता रहा है। npm का फुल फॉर्म क्या होता है? पहली बात तो नोड पैकेज मैनेजर बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारे पास होते हैं 35,000 से ऊपर की फाइलें, या उससे भी ज्यादा। मतलब वो सारी फाइलें होंगी जो तुम्हें कभी ना कभी यूज में आ ही जाएंगी। अब ओके ऐसा नहीं है कि भैया। तुम ये सोचो स्टोरेज भर रही है तो जाके मैं डिलीट कर दूं एक एक फाइल। नहीं कर रहे हुए, क्योंकि वो करोगे तो तुम्हारी कोई ना कोई फाइल किसी ना किसी से कनेक्ट होगी और एरर आ जाएगी। ठीक है। हम्म। क्लियर है? कोई बात हाँ यहाँ तक? भैया। नहीं भैया। ठीक है। तो हमने देख लिया नोड इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, हमने ये भी देख लिया npm। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट इंस्टॉल करते हैं। अच्छा रिएक्ट इंस्टॉल करने के लिए कमांड याद कर लो, या तो यहाँ पे आ जाओ सिंपल सा, और यहाँ पे आ जाते हैं लर्न रिएक्ट पे, और यहाँ पे आते हैं इंस्टॉलेशन, दिख रहा है? हाँ भैया। अब यहाँ पे हल्का सा नीचे आना। अच्छा क्रिएट रिएक्ट ऐप पे आ जाना, और यहाँ पे नीचे आना, एक कमांड दिखेगी npx create react app @latest। अच्छा ये लेटेस्ट क्यों लिखा जा रहा है? रीजन इज दिस कि रिएक्ट के भी खुद के वर्जन्स होते हैं बच्चों। जैसे अभी 19.1 चल रहा है, ऐसे रिएक्ट के खुद के वर्जन्स है। ठीक है। लेटेस्ट हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो भी हमें लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना होता है वही करते हैं। अगर उसके आगे तुमने 17 15 लिख दिया तो एक्चुअल रिएक्ट का वो वर्जन इंस्टॉल होगा। ठीक है। हम्म। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये मेरा टर्मिनल ये रहा। डेस्कटॉप पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं npx create हाइफन react हाइफन app @latest। ठीक है। उसके आगे तुम्हारी फाइल का नाम। ठीक है। हम्म। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिएक्ट, अरे रिएक्ट अंडरस्कोर क्लासेस। ठीक है। अब मैं कर देता हूँ एंटर। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं वाई और एंटर। तो ये देखो हमारा रिएक्ट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। हाँ भैया। तो अब इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इंस्टॉल होने के लिए।
ठीक है, जब तुम्हारे सामने ये लास्ट में लिखा आ जाए हैप्पी हैकिंग, तो हाँ समझ जाओ भाई। तुम्हारा रिएक्ट इंस्टॉल हो गया है। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब रिएक्ट इंस्टॉल हो गया तो उसने क्या करा है, हम देख लेते हैं। हमने क्या नाम रखा था फोल्डर का? रिएक्ट क्लास। इंडियन एजुकेशन सिस्टम रिएक्ट सिर्फ क्लास। कहने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि रिएक्ट क्लासेस, है ना? तो ये रहा हमारे हम्म। पास फोल्डर रिएक्ट क्लासेस का। अब सिंपल आ जाते हैं अपने वीएस कोड में। हमने तब से बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, और यहाँ पे अपना रिएक्ट क्लासेस वाला फोल्डर खोल लेते हैं। डेस्कटॉप, रिएक्ट क्लासेस। अब देखो, तुम्हें इसमें फोल्डर दिख रहे होंगे, एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर, हम्म। और ये वही एनपीएम की वजह से इंस्टॉल होता है। इसके अंदर सारे वो मॉड्यूल्स है जो तुम यूज करते रहोगे। ठीक है। हम्म। उसके बाद एक पब्लिक फोल्डर है, और उसके बाद एक एसआरसी फोल्डर है। डायरेक्टरी के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद तुम्हारे सामने एक गेट इग्नोर की फाइल आती है। एक तो बात है, ये तीन फोल्डर्स है हमारे पास, एक नोड मॉड्यूल का, एक पब्लिक, एक एसआरसी। हम्म। उसके बाद हमारे पास एक गेट इग्नोर की फाइल है, एक पैकेज लॉक जेसन है, एक पैकेज जेसन है, और एक रीडमी एमडी है। ठीक है। अच्छा, हाँ अब भाई। पहली बात तो इस फाइल को रन कैसे करेंगे, तो सिंपल अपना टर्मिनल खोलना वीएस कोड में। टर्मिनल खोला। ठीक है। हम्म। टर्मिनल दिख रहा है? हाँ भाई। ठीक है। और यहाँ पे चलाना npm स्टार्ट, और कर देना एंटर। जैसे npm स्टार्ट की कमांड चलाओगे तभी ये फाइल रन होगी। समझ गए? ऐसा नहीं होगा कि ओपन इन ब्राउजर कर दिया रन हो गई ना। npm स्टार्ट की तो कमांड चलानी पड़ेगी। तो ये देखो, हमारी रिएक्ट की फाइल भी रन हो चुकी है। इतनी बातों में कोई दिक्कत? वैसे दिक्कत ही दिक्कत है आज। नहीं अब तेरे ही नहीं है, नया नया थोड़ा हो जाएगा। हाँ, ये नहीं ना मीटिंग। ठीक है। ये दिख गया कि हमने हाँ रिएक्ट की भाई। फाइल। अच्छा, हमने अभी क्या क्या देखा, कि अगर हमें रिएक्ट इंस्टॉल करना है, बेसिक स्क्रैच से चलते हैं, तो हमें सबसे पहले नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सॉरी, नोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद हम्म। नोड इंस्टॉल करने के बाद हम एक कमांड चलाएंगे, हम्म। npx create हाइफन react हाइफन app एट द रेट लेटेस्ट, मतलब वर्जन के लिए। और उसके बाद हमारी फाइल का अरे नाम क्लास का ए आ बी सी जाएगा। एक्स वाई जेड कुछ भी। देन हम्म। करेंगे एंटर। हमारे सामने एक फोल्डर बन के रेडी होगा, जिसके अंदर हमारे पास तीन फाइलें होंगी। नोड मॉड्यूल पब्लिक, और सॉरी, तीन फोल्डर्स होंगे, नोड मॉड्यूल पब्लिक, एसआरसी, और बाहर चार फाइलें होंगी, गिट इग्नोर, पैकेज, पैकेजेसन, और रीडमी। ठीक है। अच्छा, इसको रन हम्म। करने के लिए हमने कमांड चलाई थी npm start की। npm start की हम्म। कमांड चला के हमारा एक होस्ट पे वो रन करके देता है, जो कि है हमारा लोकल होस्ट 3000। ठीक है। हाँ भाई। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं, तो मेरा जो होस्ट रन हुआ है वो यही है, देखो, लोकल होस्ट 3000। ठीक है। हाँ भाई। क्लियर है? हाँ अब भाई हम बात कर क्लियर। लेते हैं फाइल की। तो देखो, गिट ना, सॉरी, गिट बोल रहा हूँ, रिएक्ट ना गिट फ्रेंडली है थोड़ा सा, कि डायरेक्टली आप यहीं से गिट पे इनिशियलाइज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को, पब्लिश ब्रांच करके। तो इसमें गिट इग्नोर का रोल क्या होता है? तो पहले हम लोग इन चार फाइलों की बात कर लेते हैं। गिट इग्नोर का रोल ये है, अब ये देखो, नोड मॉड्यूल के अंदर इतनी फाइलें हैं, ये पूरी कतार है फाइल की। ओके भाई। समझे? अब अगर इतनी फाइलें तुम्हारी गिट पे जाएंगी तो तुम्हारी रेपो तो स्लो होनी ही है ना। या तो अपलोड होने में स्लो हो जाएगी, या तो कोई बंदा उसको क्लोन करेगा तो उसको स्लो पड़ेगी, क्योंकि पूरा का पूरा नोड मॉड्यूल है उसके अंदर। भैया मतलब, मेरा पोर्टफोलियो लॉगिन नहीं हुआ अभी तक, हाँ, मतलब अपलोड नहीं हुआ। मेरा पोर्टफोलियो अपलोड नहीं हुआ, मेरे को तीन चार हफ्ते से अपलोड कर दिया था गिटहब पे, लेकिन हो ही नहीं रहा। क्या प्रॉब्लम आ रही है? भैया मैंने हर बार में जो मैंने इसमें जो दिया था। अच्छा, हम डिस्कस करेंगे इस बात पे। मैं एक दिन पूरा का पूरा गिट पे ही देख हाँ एक लूंगा। बार पूरा प्रॉपर अपलोड करके बता देना, मैं वैसे करते रहूंगा, क्योंकि मेरे पे एक तीन वेबसाइट है, एक रेड स्टोर के नाम से है, एक कारा है, और एक एप्पल का एनिमेशन बनाया था मैंने यूट्यूब से देख के। ठीक है, चलो। तो अब हमारे पास गिट इग्नोर का काम क्या हुआ, कि गिट इग्नोर पे अगर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो, ये स्लैश के साथ नोड मॉड्यूल लिख रहा है, स्लैश के साथ डॉट
pnp ले रहा है, .pnp जेसन ले रहा है, कवरेज ले रहा है, बिल्ड ले रहा है, और ये मिसलिनियस फाइल्स ले रहा है। तो ये सारी हाँ भैया। फाइल्स ना आपकी गिट के ऊपर अपलोड ही नहीं होंगी। यही काम होता है गिट इग्नोर का, कि उन फाइल्स को वो इग्नोर करता हुआ जाता है। समझे? मतलब अग, ये जो जब भी आएगा तो ये फाइल अपलोड होगी नहीं। नहीं होगी। अच्छा। समझे? तो उस हाँ पे भी भैया। बात करेंगे कि अगर किसी ने गिट की रिएक्ट की फाइल अपलोड कर रखी है गिट पे, तो उसको क्लोन करके कैसे चलाएंगे हम लोग। ठीक है, तो वो बहुत आगे की बात है, अभी नहीं देखते उसको। तो अगर मैंने इसको अनकमेंट कर दिया, अब इसका मतलब क्या है कि ये नोड मॉड्यूल वाली फाइल भी अपलोड होगी मेरे गिटहब पे। देख लो, डायरेक्टली क्या आ गया यहाँ पे, 10 के चेंजेस आ गए। हम्म। देख रहे हो गिट पे वर्जन कंट्रोल पे 10,000 हाँ से ऊपर चेंजेस आ गए, क्योंकि वो हर एक कंट्रोलर को लोड कर रहा है अपने ऊपर, सॉरी मॉडल्स को। पूरे पैकेज आपके क्या हो रहे हैं यहाँ पे, लोड हो रहे हैं। भैया। समझे? मतलब ये 10,000 से ऊपर है, एग्जैक्ट 10,000 भी नहीं है। समझे? इसलिए हम लोग ऐसी बड़ी फाइल्स को इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? हम्म। इतने में कोई डाउट? नहीं भैया। बहुत बढ़िया। भैया इतने में समझाओ, ज्यादा मत समझाना। अब हाँ, हम कुछ बनाएंगे नहीं आज, मैं बस बता रहा हूँ कि रिएक्ट में काम क्या होता है, डायरेक्टरी क्या होती है उनकी, ये सारी चीजें। हाँ भैया। ठीक है, तो मैं पहले तो इसको कर देता हूँ डिस्क अनट्रैक फाइल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक का काम। नोड मॉड्यूल का तो तुम्हें काम समझ आ गया होगा कि भाई इसके अंदर सारे पैकेजेस है हमारे। हाँ भैया। पब्लिक का काम और एसआरसी का काम। देखो, जो वेबसाइट का पार्ट होगा ना, मतलब जो आपको यहाँ पे दिखाना होगा इस एरिया पे, वो आप काम करोगे एसआरसी के अंदर। चाहे आपको कंपोनेंट बनाना हो, चाहे आपको फाइल्स क्रिएट करनी हो, वो सारी की सारी रहेंगी एसआरसी के अंदर ही। ठीक है, ठीक है भैया। और जो ग्लोबल लेवल की भैया फाइल होगी, हाँ, ये इंडेक्स सीएसएस क्या है मतलब? मतलब ये एक ग्लोबल फाइल है, या लोकल फाइल बोल सकते हो। ये वो फाइल्स है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से सीएसएस आपकी अप्लाई हो रही है, क्योंकि इसमें टेलविंड अभी नहीं लगा हुआ। ठीक है, ठीक है भैया। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे तुम्हारी वो सारी फाइल्स है, जैसे ऐप डॉट सी एस एस, तुम्हारा ऐप डॉट जेएस, जिसके अंदर तुम्हें कोडिंग दिख रही होगी एचटीएमएल की, हाँ भैया। है ना। और उसके बाद है एक ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस, फिर है इंडेक्स डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट जेएस, और लोगो एसवीजी, मतलब जो भी रिएक्ट का वो लोगो नहीं आ रहा तुम्हारे सामने जो गोल गोल घूम रहा है, हाँ भैया। वही ये है। और उसके बाद है रिपोर्ट वेब वाइटल डॉट जेएस, और फिर सेटअप टेस्ट डॉट जेएस। अब इन सब की फाइल्स की एक एक करके बात करते हैं। देखो, हम लोग पहले ऊपर की एचटीएमएल और सी एस जेएस और सीएसएस की फाइल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इंडेक्स डॉट जेएस है और इंडेक्स डॉट सीएसएस है, वो इसके अंदर एक तरीके से ग्लोबल फाइल्स को दिखा रही है कि भाई आपको कुछ भी दिखाना है। देखो, अगर मैंने यहाँ से एक ऐप है, इसको हटा दिया, यही हमारा रेंडर करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा मुझे। समझे बात को? तो ये हमारा एक तरीके से वो फाइल है जो कि हमें रेंडर करने के लिए हेल्प कर रहा है वेबसाइट पे। ठीक है, ओके भैया। और इंडेक्स डॉट सी एस एस का काम क्या हो रहा है, इसके ऊपर जो सी एस एस लगी हुई है, मतलब इसके ऊपर क्या, किसी भी पेज पे जो सी एस एस लगेगी, वो इंडेक्स डॉट सी एस एस लगा देगा खुद ही, क्योंकि ये ग्लोबल सी एस एस है। मतलब हर जगह यही लगेगा, क्योंकि इसके अंदर फॉन्ट फैमिली और ये सारी चीजें स्टोर करी गई हैं। क्लियर है? हाँ भैया। अब ऊपर की इन दोनों की फाइल की बात करते हैं। इन दोनों के फाइल के अंदर है कंटेंट। टर्मिनल को मैं हटा देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। इन दोनों फाइल के अंदर क्या है, कंटेंट है। जैसे देखो, जो चीजें यहाँ पे मान लो लर्न रिएक्ट को हटा के लिख देते हैं टीच रिएक्ट, तो यहाँ पे देखो टीच रिएक्ट लिखा रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक तरीके से कंपोनेंट बना रखा है इसने। समझे? अब हाँ मुझे भैया। जितनी बार, अब देखो फायदा क्या हुआ इसका,
लर्न रिएक्ट ही रहने देते, और मैंने रेंडर कराने का काम कौन कर रहा है, मतलब वेब पेज पे शो करवाने का काम कौन कर रहा है, इंडेक्स डॉट इंडेक्स जेएस। जेएस। हाँ। तो यहाँ पे अगर मैं 2 बार ऐप को कॉल कर दूं तो क्या होगा, 2 बार रिएक्ट रिएक्ट दिखेगा, देख रहे हो? अच्छा, हाँ भैया। क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है। तो अब देखो 2 बार ऐप दिख रहा है। अब फायदा यही हुआ ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि कंपोनेंट बेस चीजें करता है ये। तो अगर मैंने एक जगह जाके यहाँ पे लर्न बस लिख दिया, लर्न ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा, इधर भी लर्न हुआ तो नीचे वाले में भी ऑटोमेटिकली लर्न हो गया। दोनों तो अप्लाई है ना। हाँ, क्योंकि इसने क्या करा है, एक ऐप नाम से कंपोनेंट बना रखा है। ठीक है। हम्म। और ऐसे ही उसको क्या चाहिए था कि भाई इसी वाले कंपोनेंट पे कुछ सीएसएस लोड हो, हम्म। मतलब चेंजेस जो सीएसएस के होंगे, ये दोनों क्या फाइल हो गई, ग्लोबल टाइप की हो गई है, और ये वाली फाइल क्या है, कंपोनेंट बेस है। हम्म। तो यहाँ पे ऐप सीएसएस में उसने वो चेंजेस चाहिए जो उसको ऐप के अंदर चाहिए थे। ठीक है। ये तो बात हो गई इधर फाइल्स की कि यहाँ पे कंपोनेंट बन रहा है। अब तुम्हारे पास डाउट आना चाहिए कि बिना एचटीएमएल के तो कोई फाइल दिखती ही नहीं है, पर यहाँ पे तो कोई एचटीएमएल जैसी चीज ही नहीं है। जो एचटीएमएल है ना, हाँ। जो एचटीएमएल में लिखा है कोड वो डॉट एचटीएमएल में नहीं लिखा। हाँ, डॉट एचटीएमएल में तो कोई कोड ही नहीं लिखा हुआ हाँ भैया। है ना। पर अगर तुम हल्का सा इसमें पब्लिक को खोलोगे ना, दिखाता हूँ, अगर हल्का सा इसे पब्लिक को खोलोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है। हाँ भैया। अब थोड़ा सा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को खोलते हैं तो यहाँ पे हमें एक फाइल, एक डिव दिख रहा है रूट नाम से, हाँ। है ना। और अगर मैं, बचे किसका माइक है, गाड़ी जा रही है पुलिस की। अब अगर मैं, मेरा है। अच्छा, अब अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में, यहाँ पे एक चीज देखो, इसने एक बहुत बेसिक सा जो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। हम्म। रूट, उसने क्या करा, रूट के अंदर मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर करा कॉन्स्ट रूट, और रूट के अंदर इस पूरे को स्टोर करवाया। हाँ भैया। ठीक है, ये स्टोर करवा के वो क्या करवा रहा है, रेंडर करवा रहा है किसको, ऐप को। हाँ। और वो रूट कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब जो भी लोड होगा इसके अंदर लोड होगा। अब मैं तुम्हें अगर अपने ऐप का ओवरव्यू दिखाऊं यहाँ पे F12 दबा के, तो तुम्हें दिखेगा जो भी लोड हुआ है मेरा वो रूट के अंदर ही लोड हो रखा है 2 बार ऐप ऐप, देख रहे हो। हाँ भैया। अब थोड़ा बात को प्रैक्टिकली समझो कि भाई ये काम कैसे किया इतना भयंकर। तो जो हमने कंपोनेंट की बात करी थी ना, ठीक है, हम्म। अब रिएक्ट काम कैसे कर रहा होता है भाई। तो यहाँ पे एक, तुमने बहुत सारे कंपोनेंट बना दिए, मान लो बहुत सारे इन द सेंस, बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे कंपोनेंट तुमने बना रखे हैं ऐसे। अब इस कंपोनेंट को दिखाने का, ये तो तुम्हारे अलग अलग नाम से कंपोनेंट हो गए, मान लेते हैं एक का नाम, कैसे लिखूं मैं, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, अरे, एक का नाम सी है, एक का नाम डी है, ऐसे लिख दिया मान लो। ठीक है। अब भाई ऐसे हम बार बार ऐसे थोड़ी करेंगे, देखो एक चीज लॉजिक लगाओ कि बार बार मैं सब चीजों को एक एक करके थोड़ी दिखाऊंगा, है ना। तो मैंने इसके लिए क्या करा, अब सारे फंक्शन को एक ही फंक्शन के अंदर कॉल कराना होगा तो क्या करोगे, एक फंक्शन बनाओगे जिसके अंदर सारे फंक्शन बने होंगे और उस फंक्शन को कॉल कर दोगे। आई बात समझ में? बस थोड़ा थोड़ा। हाँ भैया। बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा ही आया है। देखो, अब अगर मैंने मान लो अभी तो तुम्हारे सामने ऐप बना हुआ है, कल को ऐप 1 होता है, ऐप 2 होता है, ऐप 3 होता, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो उस टाइम पे हाँ भैया। मैं ऐसे बार बार थोड़ी लिखता, रूट डॉट रेंडर ऐप 1, रूट डॉट रेंडर ऐप 2, रूट डॉट रेंडर ऐप 3, रूट डॉट रेंडर ऐप 4। तो मैंने क्या करा, इसी के अंदर ऐप को दिखा दिया। ठीक है।
अब मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, इसी के अंदर F1 F2 F3 F4 दिखा सकता हूँ। ठीक है, हाँ भैया। क्लियर है। तो यही बात हुई कि हमने ऐसे बहुत बिखरे बिखरे कंपोनेंट बना रखे हैं। फिर हमने क्या करा, इस कंपोनेंट को एक जगह लाने के लिए हमने एक ऐप नाम का कंपोनेंट बनाया। किस नाम का? ऐप नाम का। ठीक है, ऐप नाम का हमने कंपोनेंट बना दिया, जिसके अंदर हम लोग इस कंपोनेंट को उठा के लेके आ गए ताकि अरेंज हो जाए वो। अब ये प्रॉपर अरेंज हो चुके हैं। हाँ भैया। ठीक है, और इसके आगे क्या था भाई, किसी भी पेज को दिखाने के लिए इंडेक्स की तो जरूरत होती है। तो ये हमारा वेब पेज था, जो कि क्या था, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का फाइल था, इंडेक्स डॉट डॉट एच टी एम एल एचटीएमएल। का फाइल था। उसके अंदर मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, बताओ, ऐप को एक ही और दिखा दिया। हाँ, एक और ऐप आ गई इसके अंदर। हाँ। बस यही वाला ऐप। अब अगर तुम देखोगे तो इतने फैले फैले जब मेरे पास कंपोनेंट्स थे, इतने फैले फैले कंपोनेंट्स थे, तो मैंने इन सब कंपोनेंट्स को अरेंज करके ऐसे ऐप के अंदर लाके रख दिया। हाँ ठीक है। भैया। अब एक चीज सोचो कि अगर तुम्हें ऐसी ही मेहनत करनी होती कि ए को भी तुम इसके अंदर देखो, ऐसे भी हो सकता है ना कि डायरेक्टली हम लोग इंडेक्स में दिखा दें, हम इसकी जरूरत ही ना रखें, है तो ना। कॉम्पोनेंट भी बनाना ना हमें फिर। हाँ, तो अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर रहा हूँ तो मैं रिएक्ट का यूज ही क्यों करूंगा, मैं डायरेक्ट अपना नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस जेएस ना यूज करूँ, है ना। हाँ भैया। तो इसलिए हमने क्या करा कि हमने अलग अलग बिखरे बिखरे कंपोनेंट को यहाँ पे लेके आए ऐप के अंदर, और और अरेंज यहाँ। कर दिया उसे, हाँ। और ऐप और को डायरेक्टली ही इंडेक्स पे दिखा दिया। अब कल को मुझे कुछ बदलना होगा तो मैं तो ऐप में ऐप change में कर दिया। छेड़छाड़ कर दूंगा। मतलब हाँ अगर भैया। मुझे मान लो बी नहीं चाहिए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे थोड़ी देर के लिए बी को हटा दूंगा, तो मुझे ए सी डी दिखेगा बस। अब मुझे ए डी चाहिए बस, तो मैं सी को भी हटा दूंगा, मुझे ए और डी दिखेगा। फर्क हाँ दिखा? भैया। ठीक है। हम्म। तो जितने भी तुम्हारे कंपोनेंट्स होंगे वो सारे एसआरसी के अंदर आएंगे, और जो भी तुम्हारे वो वाली फाइल्स होंगी कि जो तुम्हें सब जगह रखनी है। देखो, इंडेक्स एक ही बार है और ये हर जगह लोड होगी अब। ठीक है, जैसे लोगो हो गया, ये रिएक्ट का एक्चुअल लोगो होगा। ठीक है, ये फैब आइकन, फैब आइकन हमें पता है कि पूरे वेबसाइट पे एक ही होता है भाई। ये फैब आइकन जब लगा होता है, जैसे रिएक्ट का ये देखो कोने में लगा हुआ है, हाँ तो भैया। पूरे वेबसाइट पे तो एक ही फैब आइकन लगा होता है ना। तो यहाँ पे हम वो फाइल्स रखते हैं जो कि हमें बस वन टाइम यूज में लानी होती है। समझे बात को? हाँ भैया। अब चलो हम एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल देखते हैं कि काम कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा भैया यहाँ एक पे, क्वेश्चन। बोलो। भैया ये फाइल्स जो है ये एग्जांपल्स के लिए है या फिर हम इसी में काम करेंगे? ये फाइल्स तो बाय डिफॉल्ट एग्जांपल के लिए। अब देखो, कभी भी हमें ये थोड़ी दिखाना होता है कि रिएक्ट का लोगो घूम रहा है। ओके। समझे? तो अब मैं हाँ। तुम्हारे सामने ही क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस में गया और यहाँ पे मैंने क्या करा, ऐप को ही हटा दिया। ठीक है, इतना रखा मैंने अपना कोड। और यहाँ से जो जो मुझे नहीं चाहिए, जैसे इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अभी बात करते हैं, और इस सीएसएस को भी मैं हटा देता हूँ। रिएक्ट डोम की भी हमें ज़रूरत नहीं है, अरे है सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे जाके ऐप की फाइल को पूरा ही खाली कर देते हैं। ठीक है, ताकि तुम्हें एकदम अच्छे से समझ आए इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और इस सीएसएस को पूरा ही ऐसे खाली कर देते हैं। ठीक है, इंडेक्स डॉट सी एस एस एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि इसमें फॉन्ट वगैरह ही लगे हुए हैं। बाकी जब हम एक बड़े ऐप बना रहे होंगे तो उस टाइम पे हम पूरी चीज़ों को कस्टमाइज करेंगे। अभी तुम बस ध्यान से समझो कि जो जो फाइल्स थी, अभी मैंने कोई फाइल डिलीट नहीं करी है, उसी के अंदर मैं चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई नई फाइल्स भी नहीं बना रहा। ठीक है, हाँ भैया। बात समझे? अच्छा, पहले इनकी भी बात कर लेते हैं। हाँ भैया। क्या बोलते हैं, जैसे तुम्हारे पास ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस, इसका काम होता है कि जो तुम्हारा फंक्शन रिएक्ट है वो प्रॉपर तरीके से रेंडर कर रहा है नहीं कर रहा, वो टेस्टिंग काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका इसके अलावा कोई और रोल नहीं होता। और वैसे अगर मैं अभी दिखाऊंगा तो यहाँ पे रिलोड करते हैं और कंसोल में जाते हैं।
तो हमारे सामने कुछ भी नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, क्योंकि खाली है ये। ठीक है, क्योंकि हमने सारी चीजें गायब कर दी ना, यहाँ से ऐप हटा दिया, यहाँ से पूरा कोड ही खाली कर दिया। ठीक है, और ये दो क्या है, ये तुम्हें रिपोर्ट सेंड करता रहेगा कि तुम्हारे ऐप का स्टेटस क्या है अभी। तो इन तीनों फाइल से तुम्हें अभी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अभी हमने पैकेज लॉक और पैकेजेशन के बारे में बात ही नहीं करी। अच्छा, रीडमी तो तुम्हें पता ही होगा, गिटहब पे तुम रीडमी बनाते रहते हो अब, तो ये गिटहब वाला ही रीडमी है। ठीक है, तो इन तीनों फाइल्स से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, app.test.js और रिपोर्ट वेब वाइटल और लास्ट वाला सेटअप टेस्ट। ठीक है, हम आए रहते हैं अपने ऐप में। हम लोग आए ऐप में, और यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले रिएक्ट का काम स्टार्ट करने के लिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट को, ऐसा कुछ। अच्छा, ये चीजें समझ नहीं आई होगी ना, ये अचानक से इतना कोड लिखा आ गया। हाँ। देखो देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो एक फंक्शन बनाया और मैंने फंक्शन का नाम दे दिया ऐप, और इसके अंदर कर दिया रिटर्न, और इसके अंदर बना दिया एक डिव। ठीक है, और इसके अंदर लिख दिया ऐप, और यहाँ पे लगाता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ठीक है, तो अभी ना ये एक्सपोर्ट काम नहीं करेगा हमारा, क्योंकि देखो उसे पता ही नहीं है ना कि ये रिएक्ट की फाइल है या नहीं है। रिएक्ट की जैसे हम लोग सीडीएन लगाते हैं किसी भी फ्रेमवर्क को चलाने के लिए, वैसे यहाँ पे हम लाइब्रेरी में क्या करते हैं, बताते हैं कि इस फाइल में रिएक्ट के फंक्शंस लगेंगे, लग रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट, यहाँ पे लिखना रिएक्ट। अच्छा, किस में से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम डबल कोट्स रिएक्ट में से। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक, नहीं भैया। कोई भी दिक्कत? चलो, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं लिखा फंक्शन। ठीक है, और मैंने फंक्शन बनाया। देखो, हमेशा वो वाला फंक्शन बनाना है जिस नाम से तुम्हारी फाइल है, app.js से फाइल है, तो मेरा फंक्शन भी किससे बनेगा, ऐप से। मैंने बना दिया फंक्शन ऐप। ठीक है, और इसके अंदर देखो रिटर्न लिखना कंपलसरी क्यों है। अब सोचो ना कि फंक्शन से कोई भी चीजें हमें बाहर निकालनी होती थी तो हम बिना रिटर्न स्टेटमेंट के तो निकाल ही नहीं सकते थे। हाँ। तो यहाँ पे भी चीजें क्या हो रही है, फंक्शंस के अंदर ही बन रही है ना। हाँ। तभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न लिख रहे हैं ताकि वो बाहर निकले। ठीक है, और इसके अंदर हमने बना दिया एक डिव। ठीक है, और उसमें लिख देते हैं ऐप। और अब इस ऐप को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा। अभी हमने इस फंक्शन के अंदर की चीजें बाहर निकाल ली, पर इस पूरे फंक्शन को बाहर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक्सपोर्ट मेथड। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, ऐप। ऐप, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ऐप। क्लियर? हाँ भैया। अब यहाँ पे जाके मैं क्या करवाता हूँ, ऐप को इंपोर्ट करवा देता हूँ। एक सेकेंड, ऐप ऐप को इंपोर्ट कराने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, कहाँ से लेके आ रहे हैं, डॉट स्लैश ऐप से। रिएक्ट से नहीं बच्चे, क्योंकि अब देखो पहले तो हम लोग रिएक्ट को इंपोर्ट करा रहे थे ना इसके अंदर, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था इंपोर्ट रिएक्ट। पर अब हम क्या करवा रहे हैं, ऐप को इंपोर्ट करवा रहे हैं ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ऐप। ठीक है, ठीक है भैया। अब मैंने यहाँ पे कर दिया ऐप को
ऐसे कॉल। देखो यहाँ पे कोई भी फंक्शंस जब भी इंपोर्ट कराते हैं तो वो ऑटोमेटिकली टैग्स बंद होते हैं, खुला छोड़ दोगे तो एरर आएगी। तो इसलिए हमने सेल्फ क्लोजिंग करा। ये देख रहे हो, पहले तो तुम लोग ऐसे लिख देते थे ना इमेज, IMG लिखा हाँ। और ऐसे ही बंद कर दिया। पर यहाँ पे अगर कोई टैग है जो कि अनपेयर है तो उसको बंद करने के लिए तुम क्या करोगे, ऐसा स्लैश लगाओगे। समझे? हाँ। तो ये ऐप मैंने कॉल कर दिया। अब मैं जाके चेक कर लेता हूँ यहाँ पे ऐप आया नहीं आया, एरर क्या आ रही है देख लेते हैं। एरर आ रही है एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग बिल्ड इन कंपोनेंट और अ क्लास फंक्शन। इसके अंदर एरर है। एक सेकंड, अगर मैं ऐप रखता हूँ, चलो ठीक है। अब हाँ। एक्चुअल एरर क्या थी कि फंक्शन को मैंने 2 बार कॉल कर दिया था ऐसे। ठीक है, तो अब देख लो सिंपल ऐप आ गया हमारे पास। हाँ। बेसिकली मैंने कोई H1 H2 में नहीं लिखा। अच्छा, अगर कल को मुझे अब दूसरा कंपोनेंट बनाना है तो मान लेते हैं हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, सिंपल एक फाइल बनाई जिसमें मैंने नाम लिख दिया शाहिद। ठीक है, एस कैपिटल रख देते शाहिद डॉट जेएस। ठीक है, और इसमें भी आप क्या करेंगे, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम React from रिएक्ट की फाइल। ये बेसिकली फाइलें होती हैं बच्चों। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ना तो ये हाँ, देखो कहाँ पे गए हम लोग। ये देखो, नोड PHP मॉड्यूल के फाइल में। अंदर गए। नोड मॉड्यूल के हाँ। अंदर एक टाइप नाम की फाइल है, उसके अंदर एक रिएक्ट नाम की फाइल है। उसके बाद हाँ। इंडेक्स डॉट डी डॉट टी एस नाम की एक फाइल है जिसके अंदर से ये रिएक्ट निकल के आ रहा है बाहर। समझे? तो इसलिए हाँ। ये जो नोड मॉड्यूल है इसका यही काम होता है। जो ऐसी ऐसी चीजें इंपोर्ट इंपोर्ट देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे इंपोर्ट रिएक्ट डॉम, इंपोर्ट रिपोर्ट वेब वाइटल, ये सारी चीजें इसके अंदर से निकल के मॉडल आती है, मॉड्यूल से निकल मॉडल के से। आती है। ठीक है, तो अब मैंने इसके में ये बना तो दिया, अब मैंने एक फंक्शन भी बना दिया। अब फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, सेम एज फाइल के नेम के जैसा। तो यहाँ पे हाँ, मैंने फाइल शाहिद। का नाम रख दिया शाहिद, और इसमें मैंने कर दिया एक रिटर्न जिसमें मैंने डाल दिया एक डिव, और इसके अंदर H1 में लिख देते हैं शायद। और ठीक है, हाँ। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या शाहिद। है शायद। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, रीजन क्या है, बिकॉज वो JS की फाइल में हम नहीं गए। जेएस तो सारी ही फाइलें हैं, रेंडर नहीं कराया, सिंपल ऐसे बोलो कि हाँ। हमने रेंडर नहीं करा रखा उसे। तो हम सिंपल यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा, सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा, मैं लिख दिया इंपोर्ट इम्पोर्ट शाहिद शाहिद फ्रॉम फ्रॉम शाहिद। डॉट स्लैश इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि डॉट से क्या हुआ, वो डायरेक्टरी चेक करेगा, स्लैश फाइल का नाम कहाँ है, ये रहा। यहाँ पे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट जेएस ये सब करना। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिखोगे वो चल जाएगा। क्लियर है? ठीक और है। उसके बाद जो मैंने नाम यहाँ पे लिया है वही नाम से मैं यहाँ पे ऐसे करा देता हूँ, टैग बंद। अब जाके देखते हैं, तो यहाँ पे देखो एक कंपोनेंट उठ के आ रहा है ऐप से, एक कंपोनेंट उठ के आ रहा है शाहिद नाम के कंपोनेंट से। समझे? हम्म, हाँ। अब मान लो मैंने बार बार ऐप शाहिद को प्रिंट करा दिया ऐसे ऐसे ऐसे, हम्म, है ना। अब मुझे किसी ने बोला कि भाई ऐप नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ पे नेम लिखा होना चाहिए। अब पहले अगर रहता तो मुझे बार बार जाके हर जगह नेम नेम करना पड़ता, पर अभी मैं जाके ऐप में यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, नेम। हर जगह खुद ही नेम हो जाएगा। समझे? भैया एक डाउट था। हाँ जैसे शाहिद की फाइल में हम वेरियस कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अ, आपने शाहिद लिखा है उसमें H1 में, तो हम लोग बहुत सारी चीज लिख सकते हाँ हैं, हाँ जैसे कुछ बना हाँ कैलकुलेटर वगैरह। हाँ हाँ हाँ। कैलकुलेटर वगैरह मत बनाना अभी, क्योंकि उसमें फिर हुक्स आ जाते हैं। ओके। ठीक है, तो मतलब एक नहीं, मतलब कुछ भी पेजेस, हाँ होता हाँ, है। मल्टीपल तुम चीजें उसमें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक
पैराग्राफ भी रख दिया, जैसे पी टैग लॉरेम डाल देते हैं, ठीक है। उसके अंदर IMG टैग, ठीक है। देखो अब IMG क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली सेल्फ क्लोज हो रहा है, अगर मैं इसको हटा दूं तो एरर आ जाएगी, समझे। तो सेल्फ क्लोज याद रखना, IMG टैग लगा दिया। अब देखो यहाँ पे लॉरेम आ गया, ठीक है। IM मतलब इमेज तो कुछ है ही नहीं, तो इमेज टैग नहीं आया, अगर मैंने यहाँ पे कुछ डाल दिया तो कटा हुआ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। भैया इसमें हम CSS कैसे लगाएंगे? अब CSS लगाने के लिए तुमने यहाँ पे मान लो कर दिया एक बॉडी का कलर, नहीं बॉडी नहीं लेते हम लोग, पैराग्राफ ले लेते, मान लेते पैराग्राफ का कलर, कलर। अच्छा अभी मैं app.css के अंदर ही कर रहा हूँ वो, ठीक है, रेड। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे कहीं पे भी पैराग्राफ का कलर रेड नहीं हुआ है ना, जो कि दिक्कत की बात है। रीजन इज दिस कि भाई मैंने इस CSS में काम तो कर दिया, पर कनेक्ट इस नहीं किया। शायद में कनेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट डॉट एस्ट्रिक। देखो जो चीजें आपको टैग में नहीं लिखनी ना, उसको आप डायरेक्टली ऐसे इंसर्ट करवा सकते हो, पर जिस चीजों को आपको नाम देना है तो उसे ऐसे लिखना पड़ता है, जैसे अभी हमने लिखा है ना, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, तो रिएक्ट एक नाम बन गया, है ना। तो अब मुझे CSS टैग का तो कोई यूज नहीं करना होगा, मुझे बस CSS की फाइल को इंपोर्ट कराना है, तभी मैंने ऐसे लिख दिया इम्पोर्ट, क्या था उस नाम, app.css। अब एक बार चेकआउट कर लेते हैं, तो ये हमारे सारे पैराग्राफ को रेड कर देगा, देख रहे हो, समझ आई बात, हाँ। क्लियर है रिएक्ट इतना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो दिक्कत होगी तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और चीज़ें देखेंगे कि कैसे कैसे एरर्स आ सकती हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम JSX भी देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर XML कैसे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है भैया। क्लियर है, चलो। भैया गुड नाइट भैया।